जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चे कम जुड़े हैं आज। बच्चों जावा चल रही थी और जावा से पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा था कि लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। तो फिर बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर जावा कैसी लैंग्वेज है। तो बच्चों जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको यूज करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत होती है। बच्चों इतना आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जावा है, उसकी खासियत क्या है? तो जावा है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा के लिए एक सबसे बड़ा वर्ड चलता है मशीन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब बच्चों मशीन इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बच्चों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैं नोट्स भी साथ साथ तैयार कर रहा हूं जावा के, क्योंकि और सबके नोट्स तो मैंने डाल रखे हैं, पहले पढ़ा रखा है, वो रिकॉर्डेड है, उसके अंदर भी डाल रखे हैं। लेकिन बच्चों में क्या कह रहा हूं, जावा के नोट्स में बोर्ड पे बना रहा हूं। मशीन इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर C++ के लिए बताइए, आप सी और C++ के लिए बताइए। जो कल मैंने पढ़ाया था उससे आगे मैं बढ़ रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों जो सी है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। वर्ड याद रखिए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। C++ भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिए इनको। अब बच्चों जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब क्यों है इंडिपेंडेंट है? अब बच्चों क्यों है उसका रीजन सुनिए। जो सी है उसके जो कंपाइलर है वो विंडो के लिए अलग होते हैं, बच्चों यूनिक्स के लिए अलग होते हैं, लिनक्स के लिए अलग होते हैं और मैक के लिए अलग होते हैं। इसके जो कंपाइलर है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कंपाइलर आए। तो बच्चों याद रखना, अगर कोई विंडो पे प्रोग्राम बना हुआ है तो यूनिक्स पे नहीं चलेगा, अगर कोई विंडो पे बना हुआ है तो वो यूनिक्स पे नहीं चलेगा, और अगर कोई यूनिक्स पे बना हुआ है तो वो मैक पे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। कंपाइलर टू कंपाइलर इसका जो प्रोग्राम है वो आंसर को वेरी कर सकता है, करता ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी केस में करेगा, किसी केस में नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है। मतलब इसका रिजल्ट कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी होता है। बच्चों कंपाइलर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग कंपाइलर आए हैं। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपन बात करें C++, तो C++ में भी विंडो का कंपाइलर अलग है, लिनक्स के लिए कंपाइलर अलग है, बच्चों मैक के लिए कंपाइलर अलग है। लेकिन बच्चों जावा है, जावा ये क्या है, कंपाइलर है बच्चों। तो इसका मतलब C++ भी जो विंडो पे कोई प्रोग्राम बना तो कोई जरूरी नहीं है वो सेम आउटपुट लिनक्स पे देगा। अगर मान लो विंडो पे कोई प्रोग्राम बना, कोई जरूरी नहीं है मैक पे सेम आउटपुट देगा। लेकिन बच्चों जावा में क्या होता है, तो जावा के अंदर एग्जीक्यूट कोड नहीं बनते, जावा के अंदर इंटरमीडिएट कोड बनते हैं जिनको अपन बाइट कोड कहते हैं। बच्चों यहाँ के जो कंपाइलर होते हैं वो एग्जीक्यूट कोड बनाते हैं। यहाँ पर कंपाइलर जो कंपाइलर होते हैं वो एग्जीक्यूट कोड बनाते हैं, एग्जीक्यूट कोड बनाते हैं। बच्चों क्लियर? लेकिन याद रखिए यहाँ पर भी सेम है, लेकिन बच्चों यहाँ के जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाते, वो इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं। जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाते, वो एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो बनाते हैं। बच्चों एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो इंटरमीडिएट कोड। वर्ड याद रखिए, इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं जिनको अपन बाइट कोड कहते हैं। इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। कोड बनाते हैं जिनको अपन बाइट कोड कहते हैं।
जिनको बाइट कोड कहते हैं। ये लाइन आपके क्लियर हो जानी चाहिए। कहते हैं बच्चों, ये लाइन आपके क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल जीरो से मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है तुमको जावा में कुछ भी नहीं आता होगा, इसलिए बिल्कुल जीरो एक एक पॉइंट से चल रहा हूं। याद रखना बच्चों, यहाँ के जो भी कंपाइलर होते हैं जैसे टर्बो सी, सी प्लस प्लस, बच्चों क्लियर, वो क्या करते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कोड बनाते हैं, और जिस मशीन पे कोड बनते हैं उसमें तो परफेक्टली आंसर देंगे, लेकिन दूसरी मशीन के ऊपर परफेक्टली आंसर नहीं देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए सी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन जो जावा है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाते, इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं जिनको बाइट कोड कहते हैं। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि ये लाइन क्लियर है क्या। अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा का जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट कोड नहीं बनाता है। जावा का जो कंपाइलर होता है वो इंटरमीडिएट कोड बनाता है। जावा का जो कंपाइलर होता है वो बाइट कोड बनाता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बाइट कोड बनाता है, तो चलो ठीक है, लेकिन आप बताइए सर, अगर मैं सी की बात करूं और सी प्लस प्लस की बात करूं, थोड़ा सा अंतर को समझोगे तभी तो जावा समझ में आएगी ना कि सर ये तो हमने पढ़ लिया आपसे, इसके तो आपने 40 वीडियो बना दी, सी प्लस प्लस के भी आपने 7-8 वीडियो डाल रखे हैं, वो भी हमारे समझ में आ गए। अब जावा तो आप पढ़ाने वाले हो, जावा तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो जावा जब पढ़ा रहे हो तो ये तो बताओ कि सी, सी प्लस प्लस और जावा में अंतर क्या है। बच्चों ध्यान रखना, जो सी होती है, सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो अगर मैं बात करूं तो जावा के लिए मैंने आपको एक वर्ड बोला, कोई डाउट हो तो बोलिए, अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। बाइट कोड कहां बनते हैं? तो बाइट कोड आपका यहां बनते हैं बच्चों, क्लियर है? यहां पर क्या होता है, यहाँ एग्जीक्यूट कोड बनते हैं, एग्जीक्यूट कोड बनते हैं, और यहां पर क्या होता है, बाइट कोड बनते हैं। बच्चों जावा में क्या होता है, तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा, इसको मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। तो जावा में क्या क्या है उन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से सुनना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि जब अपन जावा के अंदर कोडिंग करते हैं, जैसे इसके कीवर्ड भी होते हैं, इसमें फंक्शंस भी होते हैं, इसमें सारी चीज होगी जैसे सी में होती है। मैंने आपको एक वर्क दिया है कि पूरी चीज में यहाँ पर एक साथ नहीं ले सकता, आप सी पढ़ के आइए, सी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर जावा कैसा है, तो जावा मतलब किस तरीके से काम करती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, ये प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट दोनों पे काम करती है, और जो जावा है वो केवल ऑब्जेक्ट पे काम करती है। अब बोलने मात्र से तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ, समझना। बच्चों एक अंतर और समझो कि जो सी है वो प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है बच्चों। और ये क्या है, तो बच्चों ये प्रोसीजर के साथ साथ ये उप्स को भी सपोर्ट करती है, उप्स को भी सपोर्ट करती है, उप्स को भी सपोर्ट करती है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। बच्चों एक एक वर्ड को याद रखना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट जावा स्टार्ट नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट जावा स्टार्ट कर दूंगा तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सी पढ़ते रहो, तब तक 3-4 वीडियो में मैं आपका दिमाग सेट कर दूंगा कि वाकई जावा की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर एंड उसको भी सपोर्ट करती है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब दोनों तरीके की है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, बच्चों क्लियर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और बच्चों ये उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। बच्चों क्लियर? ये पोप को भी फॉलो करती है और इसको भी फॉलो करती है। और जो जावा है वो केवल उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर है? लेकिन इतना याद रखिए 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, 100% नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी उसको सपोर्ट करती है। ये बोल सकते हो आप, ये उप्स को सपोर्ट करती है। अब ये उप्स क्या होता है सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। ये उप्स को सपोर्ट करती है, को सपोर्ट करती है। बच्चों क्लियर? इतना आपके क्लियर हो जाना चाहिए, सपोर्ट करती है। हाँ जी बच्चों, वापस सुनो, उसको ये भी सपोर्ट करती है,
बच्चों क्लियर, उसको ये भी सपोर्ट करती है लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती। ये प्रोसीजर को भी सपोर्ट करती है लेकिन प्रोसीजर को ये सपोर्ट नहीं करती। तो फिर ये किसको सपोर्ट करती है? ये केवल उसको सपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो समझने की कोशिश करना। प्रोसीजर क्या होता है? मान लो मेन फंक्शन, मेन के अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया और बच्चों याद रखिए ये जो फंक्शन है, मान लीजिए बाहर है, ये फंक्शन बाहर है, मैं इसके अंदर से कॉल करता हूँ इसको, मेन के अंदर से। बच्चों टोटली फंक्शन के रूप में होती, कोई क्लास नहीं होती यहाँ पर, केवल फंक्शन के रूप में होती। तो बच्चों अगर मैंने ये बनाया मेन और मेन के अंदर से मैंने फन को कॉल किया तो बच्चों ये यहाँ पर डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ये जो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसी को प्रोसीजर लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों याद रखना ये इस तरीके से भी बनती है और ऑब्जेक्ट बेस्ड भी बनती है। क्या सी में ऑब्जेक्ट होते हैं? क्या सी में ऑब्जेक्ट होते हैं? तो सी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती। क्या ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है? हाँ ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। क्या ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है? हाँ ये भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। अब क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये किसी को पता नहीं, लेकिन याद रखो अंतर क्या क्या है। तो सी प्रोसीजर है, सी प्लस प्रोसीजर है और उसको भी सपोर्ट करती है। और जावा है वो प्रोसीजर नहीं है। क्या जावा प्रोसीजर है? तो जावा प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है। बच्चों क्लियर है? प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है। हाँ उसको सपोर्ट करती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें फंक्शन ही होते हैं, जो भी होगा वो फंक्शन होगा और इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग होगी। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, लेकिन आज मैंने 2 पॉइंट समझा दिए कि जावा मशीन इंडिपेंडेंट है और जो जावा है वो उसको फॉलो करती है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं। सी में क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है फंक्शन ही बनाते रहते हैं, फंक्शन बनाते रहते हैं, जब जरूरत हो कॉल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस सी की तरह भी काम करती है और सी प्लस जावा की तरह भी काम करती है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ललचीली लैंग्वेज है कौन सी, प्रोसीजर की तरफ भी वर्क करवा दो और बच्चों जावा की तरफ भी वर्क करवा दो, यानी उसके कंसेप्ट को भी फॉलो करवा दो। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ पर उपसे लागू नहीं होता, यहाँ पर उपसे लागू होता है, यहाँ पर उपसे लागू होता है। बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनते, यहाँ ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, यहाँ पर प्रोसीजर और उपस दोनों को सपोर्ट करता है और ये केवल उपस को सपोर्ट करता है। अच्छा कॉमन सी बात है, इनमें सबसे ज्यादा सिक्योर ये होगी क्योंकि यहाँ बिना मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। बच्चों बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन बच्चों ये इतनी सिक्योर नहीं होती क्योंकि अब बिना ऑब्जेक्ट के भी काम होता है। बच्चों क्लियर है? और ये कम सिक्योर है, याद रखिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो तीसरा अंतर है वो जबरदस्त अंतर है, उसको समझना। अच्छा बच्चों ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अभी 2 ही बच्चे लाइव आए हैं लेकिन मैंने 2 पॉइंट बताए। क्या जावा जो है ना वो मशीन इंडिपेंडेंट है। अब क्यों है क्लियर, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि जेवीएम क्या होता है और बच्चों कंपाइल कैसे होता है और बाइट कोड कैसे बनता है और किस तरीके से ये बच्चों नेटिव कोड बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं कि सी सी प्लस प्लस जावा में और क्या अंतर है गुरु जी। तो सी सी प्लस प्लस जावा की अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों सी के अंदर स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? स्ट्रक्चर। और इसके स्ट्रक्चर में केवल डेटा होता है बच्चों, मेंबर डेटा जिसको बोलते हैं, मेंबर डेटा बोलते हैं। और जो सी प्लस प्लस है उसमें भी स्ट्रक्चर भी बनती है, स्ट्रक्चर बनती है और इसमें क्लास भी बनती है। बच्चों स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मेंबर डेटा भी होते हैं, मेंबर डेटा भी होते हैं और मेंबर फंक्शन भी होते हैं, मेंबर फंक्शन भी होते हैं। ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनती है लेकिन केवल मेंबर डेटा होते हैं। केवल क्या होते हैं? मेंबर डेटा। और यहाँ पर दोनों होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है। और इसके अलावा सी प्लस प्लस में क्लास भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? क्लास भी बना सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जो जावा है उसमें स्ट्रक्चर होती है क्या? तो जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती है। बच्चों यहाँ तक क्लियर? जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती है, केवल क्या बनती है? क्लास। अरे बच्चों क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। आज में मैंने आपको 3 क्वेश्चन की तैयारी करा दी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बताओ जावा में क्या स्ट्रक्चर बनती है? तो जावा में स्ट्रक्चर नहीं बनती, जावा में केवल क्या होती है? क्लास। बच्चों क्लियर है? क्या सी में स्ट्रक्चर बनती है? हाँ सी में स्ट्रक्चर बनती है। क्या सी में स्ट्रक्चर बनती है? हाँ सी में स्ट्रक्चर बनती है। क्वेश्चन ये उठता है फिर
कि सर सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, तो सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में अंतर है। यहाँ के स्ट्रक्चर में केवल डेटा हो सकते हैं और यहाँ के स्ट्रक्चर में बच्चों डेटा भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन जो जावा है उसमें स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है, उसमें केवल क्या होती है, क्लास। अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक पॉइंट और आगे समझना, ये स्ट्रक्चर का खेल पूरा समझना कि ये स्ट्रक्चर होती क्या है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो पॉइंट और समझा रहा हूँ। देखो बच्चों सी के स्ट्रक्चर में बना के बता रहा हूँ, समझना। मान लो एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम मान लो अंबिका है, अंबिका कोचिंग है। तो बच्चों याद रखना स्ट्रक्ट अंबिका ये कीवर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? कीवर्ड। ये जैसे ही लगाते हैं एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। डेटा टाइप में आपको कल पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से तरीके के डेटा टाइप है। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। पूरा खेल आपके समझ में आएगा। मैं जावा ले रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, हर चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। अब बात आई स्ट्रक्चर, तो मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा समझा रहा हूँ। बात आएगी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब बात है बच्चों क्या कि कीवर्ड, स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड। बच्चों स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड। अलर्ट रहिए, स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड। और अंबिका इस स्ट्रक्चर का नाम है, अंबिका इस स्ट्रक्चर का नाम है। अंबिका जो है वो क्या है, तो स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर नेम है। ध्यान तक आपके क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं तो अंबिका स्ट्रक्चर नेम है और बच्चों स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। अब बच्चों देखिए जो ये स्ट्रक्चर बनी स्ट्रक्ट अंबिका, तो बच्चों एक चीज क्लियर कर लो, ये स्ट्रक्ट अंबिका है और बच्चों इसके अंदर जो आपका डेटा है वो कौन कौन है, इंटीजर रोल नंबर है। मान लीजिए स्टूडेंट है, कोचिंग के पढ़ने वाले, तो स्टूडेंट इंटीजर रोल नंबर है। बच्चों कैरेक्टर आप क्या ले लीजिए, एरे ले लीजिए। कैरेक्टर एरे बना रहा हूं मैं, कैरेक्टर नेम। और बच्चों ये क्या है, तो कैरेक्टर नेम 20। बच्चों ये क्या है, कोई नेम है स्टूडेंट का और इनकी फीस ले लेते हैं, तो फ्लोट फीस ले लिया मैंने। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों ये क्या है, तो ये कैसे पढ़ते हैं इसको समझना। अंबिका नाम की एक स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव है। ये प्रिमिटिव होता है, ये भी प्रिमिटिव होता है, फ्लोट भी प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव के ग्रुप से मिलकर नॉन प्रिमिटिव बनती है। अंबिका पूरी एक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और फीस है। बच्चों यहां तक क्लियर? अब कॉमन सी बात है, मैं इसके 3 डेटा लेता हूँ ABC। बच्चों इनको बोलते हैं अपन मेंबर। क्या बोलते हैं? मेंबर। बच्चों यहां तक क्लियर है? यानी इसको वेरिएबल बोल सकते हो आप। बच्चों क्या बोल सकते हो? वेरिएबल। आगे जाके यही ऑब्जेक्ट बनेंगे। जो तुम क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो याद रखना ये वेरिएबल है। इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के नाम बताओ, तो ABC। तो बच्चों फिर इनको क्या बोलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर के इनको मेंबर कहते हैं। याद रखना ये किसके हिसाब से बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज के हिसाब से, सी लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिर इसके बाद अपन C++ देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर आ जाइए। क्लास का जो आपकी स्ट्रक्चर बनी उस स्ट्रक्चर का नाम अंबिका है। इसके कितने मेंबर है, इसके 3 मेंबर है। इसके कितने वेरिएबल है, इसके 3 वेरिएबल है। चलो वेरिएबल की संख्या को कम कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो वेरिएबल आपके 2 है। आगे जाके क्लास में इन्हीं वेरिएबल को अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसी स्ट्रक्चर को अपन क्लास बोलेंगे। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि ये क्लियर है क्या। आपके समझ में आना चाहिए। हो सकता है 3-4 दिन आपको थोड़ा बेस बनाने में टाइम लगे, लेकिन 4 दिन के बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग खुद भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अंबिका मैंने ये लिखा तो क्या होता है, क्या क्या होता है, तो देखिए बच्चों ये अंबिका बनी होगी। ये लीजिए अंबिका बनी। इस पूरी जो स्ट्रक्चर है इसका नाम अंबिका है। तो यहां से अंत तक की जो स्ट्रक्चर है ये अंबिका बनी। बच्चों ये अंबिका में 2 वेरिएबल है, 2 ऑब्जेक्ट है। ये लीजिए इसके 2 ऑब्जेक्ट बन गए। इस ऑब्जेक्ट का नाम A है और इस ऑब्जेक्ट का नाम B है। यहां तक भी कोई ऑब्जेक्शन है? अब बच्चों ये A के लिए भी ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ। बच्चों रो नंबर, ये लीजिए रो नंबर, और ये क्या है, नेम, और ये क्या है, फीस। तो बच्चों रो नंबर, नेम और फीस, ये नेम है और ये फीस है। यहां से डिवाइडेशन होगा। इसको बोलते हैं ए डॉट रो नंबर। तुम कहते हो ना कि सर ये डॉट लग के कैसे आता है, तो ये डॉट यहां से स्टार्ट हुआ। ये कह रहा है ए का रो नंबर बताओ। बच्चों इसको क्या बोलेंगे, ए वेरिएबल का नेम बताइए, ए वेरिएबल का नेम।
और इसको बोलेंगे ए वेरिएबल की फीस। क्लियर बच्चों? अब बी के लिए आ जाइए, बी डॉट रो नंबर, और ये क्या है, बी डॉट नेम, और ये क्या है बच्चों, बी डॉट फीस। ये बी डॉट नेम है, और बच्चों ये क्या है, तो ये बी डॉट फीस है। यहां तक क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर बने मेमोरी के अंदर। बच्चों किसके लिए स्ट्रक्चर बने? सी प्रोग्रामिंग के लिए स्ट्रक्चर बने। याद रखिए इस स्ट्रक्चर में जो मेंबर है वो फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी के अंदर स्ट्रक्चर का रूप अलग है, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर का रूप अलग है, और जावा में स्ट्रक्चर होती नहीं है, वहां पर क्या होती है, क्लास। और बच्चों इन्हीं को आगे जाके यहाँ तो बोलते वेरिएबल, सी प्लस प्लस में भी इसको वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन आगे जाएंगे अपन जावा में तो इनको बोलते अपन ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपके इस समझ में आ जाना चाहिए। अंबिका नाम की एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये 2 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको इस स्ट्रक्चर में वेरिएबल कहते हैं। तो ए और बी इसका एक वेरिएबल है। बच्चों क्लियर है? और अंबिका क्या है? तो अंबिका एक स्ट्रक्चर है। अंबिका एक स्ट्रक्चर है। और बच्चों ये क्या है? तो ये जो वेरिएबल ए है उसके डेटा है, मेंबर डेटा। तो बच्चों इनको बोलते हैं मेंबर, इनको बोलते हैं मेंबर डेटा। क्या बोलते हैं? मेंबर डेटा। अब बच्चों चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चों ये स्ट्रक्चर का प्रारूप मैंने बताया कि क्या होती है स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये वेरिएबल है। तो बच्चों आगे जाके पूरी क्लास हो जाएगी, उस क्लास के ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपके? ये पूरी की पूरी आगे जाके सी में तो चलो ये स्ट्रक्चर, आगे जाके पूरी की पूरी क्लास हो जाएगी, और बच्चों ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा हो जाएंगे। बच्चों क्लियर? उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा हो जाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन है कि सर इसमें डेटा कैसे डालें? तो यहां डालना सीखो आप, तो क्लास में भी डालना सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे को इस बंदे की इंफॉर्मेशन डालनी है, तो मैं कैसे डालूंगा? ए डॉट रो नंबर। बच्चों इसमें 5 डाल दे, रो नंबर 5, तो बच्चों 5 यहां जाएगा। अगर मैं बी डॉट रो नंबर डालूंगा, बी डॉट रो नंबर 15, तो बच्चों फिर 15 यहां जाएगा। सबकी अपनी अपनी लोकेशन। अगर मैं ए डॉट नेम डालूंगा, ए डॉट नेम, और यहां पर डाला मैंने अरविंद, तो बच्चों एक बार बताओ ये स्ट्रिंग है, तो ये अरविंद यहां चला गया, क्योंकि आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, तो ये अरविंद यहां जाएगा। और बच्चों अगर मैं इसमें डालू बी डॉट नेम, बी डॉट नेम, और यहां पर डालू सुरेश, तो बच्चों सुरेश कहाँ आएगा? तो सुरेश यहां आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी ये तो रो नंबर था, गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पर, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? 15, और ये क्या आ जाएगा? सुरेश। यहां तक भी क्लियर? अब अगर आपको इसमें डालना है तो कैसे डालोगे? ए डॉट फीस, ए डॉट फीस, और फीस कितनी? मान लो 1200 रुपए, और बस इतना ही डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है इसी की कोडिंग कर रही है, तो समझना होगा, तभी तो अंतर समझ में आएगा। तो ए डॉट फीस 1200, ये लीजिए 1200, और पॉइंट ऑटोमेटिक लग जाएगा, और 000 क्योंकि फ्लोट है, तो ये लीजिए। क्लियर है बच्चों? 1200 पॉइंट समथिंग। और बच्चों अगर मैं ये करूं बी डॉट फीस, बी डॉट फीस, और यहां पर लिखा मैंने 1100, तो बच्चों ये क्या बना? ये बना 1100.0000000। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है। इसकी बच्चों सीखी, तो क्या सीखा आपने? सी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें केवल मेंबर डेटा होता है। सी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें केवल मेंबर डेटा होता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर सी प्लस प्लस से बता दो, क्या इन्हीं को कन्वर्ट कर दूं मैं? बिल्कुल मैं कन्वर्ट कर दूंगा। और मैंने आपको ये कहा भी है कि अगर सी आती है तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। अगर आपको सी नहीं आती तो लैंग्वेज क्या खाक सीखोगे? कुछ भी नहीं सीख सकते बच्चों। सी पूरी करवा रखी है, एक बार देखो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि ठीक है गुरुजी ने ये पॉइंटर के बारे में बताया, ठीक है गुरुजी ने ये चीजें बताई। हाँ, ऐसे जावा में कोई पॉइंटर होते नहीं है। क्लियर? वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर, इसके अंदर सी। अब इसी स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूं किसके अंदर? सी प्लस प्लस के अंदर। तो देखिए सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर क्या होगी? सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर क्या होगी? तो बच्चों ये लीजिए, मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट लिखा, और इसी क्लास का नाम वही अंबिका, स्ट्रक्ट अंबिका। और बच्चों यहाँ पर इंटीजर रो नंबर, इंटीजर रो नंबर, और इंटीजर नेम,
करेक्टर नेम, बच्चों करेक्टर नेम, ये लीजिए करेक्टर नेम। बच्चों यहाँ तक क्लियर, करेक्टर नेम और वही 20, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और फ्लोट फीस थी, तो ये लीजिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, ये तो हो गया। ये तो सी के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को फंक्शन बनाना है तो फंक्शन भी अपन बना सकते हैं। इंटीजर फन, इंटीजर फन, और बच्चों इंटीजर कोई दूसरा फंक्शन बनाया, इंटीजर बच्चों इंटीजर, और कोई भी ले लेते हैं अपन, इंटीजर सम। बच्चों क्लियर, ये लीजिए मैंने ये दो फंक्शन बना दिए। तो क्या ये सी में बन सकते थे? तो ये सी में नहीं बन सकते। इनको मेंबर डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर डेटा। इनको मेंबर डेटा कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। इनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, मेंबर फंक्शन कहते हैं। बच्चों क्लियर है? तो सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ये लीजिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सी प्लस प्लस में आप सबको पता है मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं। बच्चों क्लियर, ये आपके समझ में आया होगा कि सी प्लस प्लस और सी की स्ट्रक्चर में क्या अंतर। यहाँ फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। बच्चों क्लियर, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में यहाँ क्यों क्या होते हैं बच्चों, यहाँ फंक्शन नहीं, केवल आपके डेटा होते हैं, जिनको मेंबर डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर डेटा। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट कर दो, दोनों की स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपन चलते हैं आगे। आगे के कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या सी प्लस जावा में क्या स्ट्रक्चर होती है। तो जावा में स्ट्रक्चर होती ही नहीं है। जावा में क्या होती है? क्लास। और क्लास जब अपन बनाएंगे तो क्लास के क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। बच्चों क्लियर? अब गुरुजी एक बात बताओ, क्या सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर ही होती है क्या? नहीं, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर ही नहीं होती। सी प्लस प्लस के अंदर क्लास भी होती है। तो बच्चों फिर स्ट्रक्चर और क्लास में क्या अंतर है? तो याद रखिए, स्ट्रक्चर का बाय डिफॉल्ट जो एसएच टाइप होता है वो पब्लिक होता है। क्या होता है? पब्लिक। स्ट्रक्चर के सारे डेटा, सुन लो, सारे के सारे डेटा जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर के सारे डेटा पब्लिकली 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 एसेट किए जा सकते हैं। मतलब कॉमन सी बात है, ये सब एसेट कर सकते हैं, सब एसेट कर सकते हैं। बच्चों याद रखना, बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर 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 का एसेट स्पेसिफायर, क्या बोला मैंने? एसेट स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। पब्लिक होता है, पब्लिक होता है मतलब क्या होता है? तो सुनिए, अगर मान लो बाहर से मैं नेम के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहूं, तो बच्चों वैल्यू डालना चाहूं तो डाल सकता हूं। इसके थ्रू, इसी के भी थ्रू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक होता है। क्या होता है बच्चों? पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि बाहर से इसको एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से इसको एक्सेस किया जा सकता है। बस अब इतना समझो, बाकी तो मैं आपको प्रोग्राम से पूरा समझाऊंगा कि यहाँ पर पब्लिक का क्या मतलब है। तुम तो इतना याद रख लो एक वर्ड, कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर का जो डेटा होते हैं वो पब्लिक होते हैं। पब्लिक मतलब बाहर से उनको एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रक्चर के बाहर के लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? बच्चों याद रखिए, स्ट्रक्चर के बाहर के जो भी डेटा है वो इनको एक्सेस कर सकता है। क्लियर? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों जावा की जब मैं बात करूं, जावा की अगर मैं बात करूं तो सुनिए, जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती। जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती। जावा में स्ट्रक्चर नहीं होती। तो जावा में क्या होती है? तो जावा में केवल क्लास होती है। अब क्वेश्चन ये बना कि सर क्लास की जर्नी बताओ। तो देखो सुनो, जो सी होती है उसकी स्ट्रक्चर थी पहले। सी की जो स्ट्रक्चर थी बच्चों, उसमें केवल मेंबर डेटा थे। क्या थे? मेंबर डेटा। अब बच्चों जो सी की स्ट्रक्चर है उससे एडवांस हुई सी प्लस प्लस। इसमें मेंबर डेटा भी हुए, इसमें मेंबर डेटा भी हुए, और बच्चों मेंबर फंक्शन भी हुए, मेंबर फंक्शन भी हुए। और बच्चों इतना याद रखिए, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पब्लिक। पब्लिक एसेट स्पेसिफाई रखते हैं। अब बच्चों याद रखो, कुछ लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होता है। और अगर याद रखो तुम प्राइवेट करने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों सी प्लस प्लस से ज्यादा सीखो, कौन हो गई? जावा।
जावा में क्या होगा, सी स्ट्रक्चर को हटा दिया गया और क्या कंसेप्ट लाया गया, क्लास। क्लास के जो डेटा होते हैं, डेटा और फंक्शन होते हैं बच्चों, वो तीनों तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या, प्राइवेट बच्चों, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड बच्चों, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर स्ट्रक्चर और क्लास में अंतर क्या, जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और क्लास में अंतर क्या। बस एक तो कीवर्ड का अंतर बच्चों, यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है, यहाँ पर क्लास कीवर्ड लगता है। यहाँ का जो कीवर्ड है वो क्या है, क्लास। इतना समझना आपको, यहाँ का जो कीवर्ड है वो क्या यूज करते हैं अपन, क्लास। दूसरी बात है बच्चों, यहाँ जो कीवर्ड है वो क्या यूज करते हैं अपन, यहाँ का जो कीवर्ड है वो है आपका स्ट्रक्ट। अच्छा, एक अंतर तो ये। दूसरा अंतर ये है कि ये पब्लिक होता है, ये एसेज स्पेसिफायर होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सेज, एसेज स्पेसिफायर। एसेज स्पेसिफायर ये क्या होते हैं, तो ये पब्लिक होता है और यहाँ पर तीनों होते हैं। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट होते हैं बच्चों प्राइवेट। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है बच्चों, क्लियर। तीनों बना सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक। क्लियर बच्चों, तो याद रखिए क्लास में और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। बनावट में कोई अंतर नहीं है, बस इतना समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एसेज करने वाले को वेरिएबल कहते हैं और यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास में क्या होते हैं, तो क्लास में ऑब्जेक्ट होते हैं। और बच्चों याद रखना, जैसे मैंने क्लास अंबिका बनाई, क्लास अंबिका बच्चों, क्लियर। तो अंबिका जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, उसके वेरिएबल नहीं। यहाँ जैसे वेरिएबल क्रिएट होते थे वैसे वेरिएबल क्रिएट नहीं होंगे, मेन फंक्शन के अंदर इनके ऑब्जेक्ट तैयार होंगे बच्चों, क्लियर है। तो समझना, क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर और वेरिएबल होता है। स्ट्रक्चर और वेरिएबल का ग्रुपिंग होती है और वहां क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर यहाँ स्ट्रक्चर और वेरिएबल होता है, वहां क्लास और ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर स्ट्रक्चर और वेरिएबल होता है। क्लियर है बच्चों, सबसे बड़ा अंतर मैंने समझाने की कोशिश की, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो, क्या ये अंतर समझ में आ गया क्या। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, सी प्लस प्लस और जावा में अंतर क्या है। सबसे पहले क्या बताया, मशीन इंडिपेंडेंट। कौन बच्चों, जावा। जबकि सी और सी प्लस प्लस तो मशीन डिपेंडेंट। यहां तक आपके क्लियर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लूप वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। वैसे के वैसे लूप जैसे सी के अंदर देख के आए, कुछ अंतर है तो बता दिया जाएगा, लेकिन पहले क्लियर तो करो कि जावा पढ़े तो क्यों पढ़े, तो अंतर तो है, सिक्योरिटी हाई है इसकी। जावा, जावा में क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता। जावा में क्लास होगी तो ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे बच्चों, क्लियर। जावा के अंदर जो क्लास होती है उसमें तीन तरीके के स्पेसिफायर होंगे, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट और एक क्या होगा, प्रोटेक्टेड। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, जावा यूज कैसे होती है, तो जावा को डेवलप कैसे करें। जावा को डेवलप करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो जावा डेवलपमेंट किट यूज करते हैं। जावा डेवलपमेंट किट यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जावा को डेवलप कैसे किया जाए, जावा प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। तो बच्चों इनके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, जावा प्रोग्राम कैसे बनाए, कैसे बनाए। तो बच्चों सुनिए, अब इसका एक तरीका है समझना। सबसे पहले एक टूल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। छोटे एग्जाम के अंदर जेडीके की फुल फॉर्म भी आ जाती है बच्चों, याद रखना जेडीके की फुल फॉर्म क्या है, तो जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट ये जेडीके की फुल फॉर्म है। जेडीके क्या करता है, तो जेडीके तीन काम करता है बच्चों। इसमें जावा का प्रोग्राम बनाया जाता है बच्चों, प्रोग्राम बनाया जाता है मतलब तैयार किया जाता है इसको, प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है बच्चों, क्लियर। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और प्रोग्राम में एरर ढूंढ लेते हैं बच्चों, क्लियर है। तो जेडीके जो होता है बच्चों, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो जेडीके होता है वो लेता क्या है, वो रॉ मटेरियल लेता है और प्रोग्राम बना देता है बच्चों। वापस सुन लो, आप जो भी यूज करते हो, जो भी इंजीनियर होते हैं
वो जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। सर आप गेट भी पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल, गेट के बैच अभी स्टार्ट होंगे, अभी अगस्त में स्टार्ट होंगे, अभी नहीं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट 5 मिनट बात करेंगे। क्लियर? मैं बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ। किसी भाई को लगे कि सर ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया तो रोक देना। अभी जावा तो दूर की बात है, पहले आप समझो इनको। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जेडीके क्या करता है? तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है और उसको जावा का प्रोग्राम डेवलप करना है, तो वो डेवलप करने के लिए इसको यूज करेगा, जेडीके को यूज करेगा। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट, इसको यूज करता है। बच्चों प्रोग्राम बनाने के लिए क्या यूज का लिया जाता है? जेडीके। प्रोग्राम बनाया जाता है इसके अंदर, जेडीके के अंदर। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि प्रोग्राम बनाया जाता है, ये क्या क्या काम करता है। प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसके अंदर से एरर को ढूंढता है। ये जेडीके के काम है। अब जेडीके के अंदर ही क्या होता है, एक पार्ट और होता है। बच्चों ये तो हो गया जेडीके, क्या हो गया? जेडीके। तो बच्चों ये तो प्रोग्राम बनाना है, उसको यूज करना है। इसके अंदर एक छोटा पार्ट होता है जिसको कहते हैं जेआरई। बच्चों क्लियर? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म है जावा रन टाइम, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया? जावा रन टाइम एनवायरमेंट ये क्या करता है? तो बच्चों ये प्रोग्राम को नहीं बना सकता, ये प्रोग्राम नहीं बनाता, प्रोग्राम नहीं बनाता है। बच्चों क्लियर? तो फिर क्या करता है? तो बने बनाए प्रोग्राम को बच्चों रन कराता। तो फिर क्या करेगा ये बने बनाए प्रोग्राम को रन कराता, प्रोग्राम को रन करवाता। बच्चों रन करवाता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जावा रन टाइम एनवायरमेंट। बच्चों क्लियर? अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। इसी जेडीके के अंदर जेआरई होता है। ये क्या होता है? जेडीके, इसके अंदर होता है जेआरई। बच्चों ये तो बनाता है जेआरई। अब किसी को बनाना नहीं, जो प्रोग्राम बने हुए हैं उनको चलाना है, तो क्या यूज करते हैं अपन? जेआरई। यहां तक क्लियर हो गया? एक होता है प्रोग्राम बनाना और एक होता है, एक तो प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए जेडीके यूज करेंगे। एक है बने बनाए प्रोग्राम को आपको चलाना है, तो बच्चों उसको लिए जेआरई यूज करेंगे। अब बच्चों होता क्या है, इसके अंदर ही एक पार्ट और होता है, वो क्या है? जेवीएम। बच्चों इसके अलावा जेआईटी भी होता है, जेआईटी होता है और लाइब्रेरी होता है, इनको समझना। तो जेआरई के 3 पार्ट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जेआरई में जेवीएम होता है, लाइब्रेरी जो होती है वो जेआईटी होते हैं, जस्ट इन टाइम। बच्चों इस जेआईटी की फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। बच्चों क्या होता है? जस्ट इन टाइम। ये भी आपके क्लियर हो गया? और बच्चों जेआईटी हो गया, ये लाइब्रेरी हो गया और ये जेवीएम हो गया। और जेवीएम की फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। बच्चों ये क्या करते हैं? तो जावा वर्चुअल मशीन ये बाइट कोड को लेती है, बाइट कोड को इनपुट में लेती है और उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देती है, नेटिव कोड या फिर ये बोलो एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट कर देती है, एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये नए नए वर्ड कहां से ला रहे हो? बच्चों पढ़ना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। बच्चों क्लियर? आपका पेन डायग्राम बहुत डीप में क्लियर करता है, आएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखना पड़ेगा। 60-70 क्लास का मटेरियल है, ऐसी जावा आपको करा दी जाएगी, आपको कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वाकई जावा इतनी आसान थी क्या। मैं बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ। पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बोल देता, बार बार स्ट्रक्चर बोलूंगा आपके समझ में नहीं आएगा, तो मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो को 1-2 बार देखना तो आपके क्लियर, आपके वो भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? ये बाइट कोड लेता है। अब क्वेश्चन फिर नया उठ गया, सर ये बाइट कोड क्या होता है? सर ये बाइट कोड क्या होता है ये बताओ पहले। क्लियर बच्चों? तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ये कौन है बच्चों? जेवीएम। तो जेवीएम का काम क्या है? तो जेवीएम में कोई बने बनाए, देखिए जेडीके तो बनाती भी है, कंपाइल भी करती है और डीबग भी करती है। जेआरई जो बना बनाया है उसको चलाती है और ये लिंकिंग करवाती है और लाइब्रेरी की फैसिलिटी देती है। लेकिन जेवीएम क्या होता है? तो जेवीएम इनपुट लेता है बाइट कोड को
वो नेटिव कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है, यानी एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर हमारे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि बाइट कोड, क्योंकि हमको तो कभी कोई नॉलेज ही नहीं है, ना तो हमने सी पढ़ी है, ना हमने सी प्लस प्लस पढ़ी, ना कुछ और पढ़ा है, तो आप तो हमको पूरा समझाओ। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये बाइट कोड क्या होता है, लेकिन ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अंदर सबसे अंदर जेवीएम लाइब्रेरी और जेआईटी होता है, इनके ऊपर जेआरई होता है और ये जेडीके होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो जेडीके को यूज करते हैं। जो इंजीनियर की बनाई चीजों को रन करवाते हैं, जैसे वीडियो गेम और ये खेलते हैं, तो जेआरई को यूज करते हैं। और बच्चों जो एक कंप्यूटर की सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर पे ले जाके उसको यूज करते हैं, तो वो जेवीएम को यूज करते हैं, क्योंकि वो बाइट कोड को रन कराते हैं। खैर अभी ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना याद रखना जेवीएम का इनपुट बाइट कोड है और आउटपुट नेटिव कोड है। जेआरई भी इनपुट बाइट कोड लेती है और आउटपुट नेटिव कोड है। बच्चों जेडीके क्या करता है, तो जेडीके तो बच्चों पहले बनाता है और उसको बनाने के बाद यूज करता है, तो जेडीके के अंदर ही सब कुछ है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना सारे जेवीएम जेआरई के अंदर ही होते हैं और सारे जेआरई जेडीके के ही पार्ट होते हैं। बच्चों इतना क्लियर हो गया? अब चलिए पूरा सॉफ्टवेयर लेने की कोई जरूरत नहीं है, जावा में ये सब अलग अलग पार्ट है। तो बच्चों इतना याद रखना, डेवलप करना है तो पूरा जावा का पैकेज लेना होगा। अगर आपको केवल रन कराना है तो इतना ही लेना होगा, और अगर आपको बाइट कोड को ही रन कराना है तो आपको जेवीएम ही यूज करना पड़ेगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैंने जावा का जो भी प्रोग्राम होता है, जावा का कोई प्रोग्राम है, तो मैंने उस जावा के प्रोग्राम का नाम a.java लिखा। अब मान लीजिए जावा का प्रोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर यह तो क्लियर है कि जावा के अंदर अभी मैं प्रोग्राम लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। बच्चों ये जावा का प्रोग्राम और इस फाइल का नाम मैंने a.java लिखा। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर ये ए क्या है, ये ए क्या है? तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो ए है ये उस क्लास का नेम है जिसके अंदर मेन फंक्शन। तो जो ए होता है ना, वो मेन क्लास का नेम है। बच्चों किसका नेम है? मेन क्लास का नेम है, मेन क्लास का नेम है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर हमको तो पता ही नहीं चला कि मेन क्लास का नेम है ये है क्या। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जावा के अंदर मेन भी किसके अंदर लिखा जाता है? क्लास के अंदर। तो बच्चों जैसे मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा, कोई भी एक क्लास लिखी, तो क्लास का नेम क्या है? क्लास नेम। और क्लास कैसी है? पब्लिक। पब्लिक क्यों की जाती है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बच्चों क्लियर? और इसके अंदर ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बार बताइए, मैंने मेन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मेन फंक्शन बनाया उस क्लास का नाम क्या है? ए, इसलिए इसको मेन क्लास बोलेंगे। बच्चों क्लियर? सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन क्लास से बाहर बनाते हैं, लेकिन जावा में मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर ही बनाते हैं। अब बच्चों कौन सी क्लास के अंदर बनाया? तो इस क्लास के अंदर बनाया। इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है मेन क्लास। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या होती है मेन क्लास? समझ में आ गया? एक बार कमेंट करो कि आपकी ये चीज समझ में आ गई क्या कि मेन क्लास क्या होती है। तो मेन क्लास उस क्लास को कहते हैं। क्लास से क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरुजी जावा में कोई भी प्रोग्राम बनेगा तो क्लास के बिना बन ही नहीं सकता, क्लास का होना जरूरी है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये क्लास है, इसका नाम क्या है? अब एक क्लास का नाम है और इसके अंदर मेन है, इसलिए इसको बोलते हैं मेन क्लास। चलो ठीक है गुरुजी, समझ आ गया। अब बच्चों ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये सब बात की बातें प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि फाइल का नाम क्या रखना है, रन कैसे कराना है, कंपाइल कैसे कराना है, बाइट कोड कैसे बनाना है, जेडीके क्या करता है, जेआरई क्या करता है, जेवीएम क्या करता है, जेआईटी क्या करता है, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का नाम पड़ गया a.java। ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग कर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जो a.java है ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है a.java। बच्चों इस प्रोग्राम को a.java को मैं कंपाइलर के पास लेके जाता हूँ। तो जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम है जावा सी।
तो बच्चों जावा सी के पास लेके गया। तो बच्चों ये क्या चीज है, ये आपका सोर्स कोड है। क्या है, सोर्स कोड है। और सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या है, तो याद रखिए जावा। जावा और फाइल का क्या नेम है, तो जो मेन क्लास है, जो मेन क्लास है उसका नेम ही फाइल का नेम होता है। इसके कंपाइलर का क्या नाम है, तो जावा सी। और बच्चों इसको रन कराना है तो कैसे रन कराओगे, तो यहाँ पर लिखो जावा और बच्चों जावा सी करके और इस फाइल का नाम लिख दो a.java। बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब बच्चों होता क्या है, जावा सी a.java किया और ये रन हुई। जावा सी कंपाइलर का नाम वापस सुन लो, इस फाइल का नाम ये है, ये कंपाइलर में गई, जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी। बच्चों कंपाइलर ने पूरे को लिया और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड। और बच्चों इस बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है बच्चों, क्लास। देखो ए ही चल रहा है और बच्चों ए ही चल रहा है और यह फाइल का नाम ए ही है। रन कराने के लिए जावा सी और आगे फाइल का नेम लिखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। a.java एजिटी लिख दो, जावा सी के आगे तो ये कंपाइल हो गई। कंपाइल होके क्या बना, तो बच्चों ये बना बाइट कोड। क्या बन गया, बाइट कोड। अब बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है, तो क्लास का नाम और पीछे क्या लगाओ, क्लास। तो a.class ये बाइट कोड बन गया। अब बच्चों जो ये बाइट कोड है, देखो रन होने के लिए सोर्स कोड नहीं जा रहा, रन होने के लिए बाइट कोड जा रहा। अब बच्चों चाहे प्लेटफॉर्म कैसा भी, अपन को क्या करना है, इस बाइट कोड को इनपुट में लेना। बच्चों याद रखना, यूनिक्स के लिए जेवीएम अलग होगा, विंडो के लिए जेवीएम अलग होगा, बच्चों मैक के लिए जेवीएम अलग होगा। जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड को लेती है। बच्चों ये जेवीएम किसके लिए, ये विंडो के लिए, ये किसके लिए है, विंडो के लिए। अलर्ट रहना बिल्कुल, ये विंडो के लिए, ये मैक के लिए है बच्चों, क्लियर, ये लिनक्स के लिए। चलिए मैंने ये ले लिया। अब बच्चों क्या होगा, मान लो मेरे कंप्यूटर में विंडो, तो मैंने जावा का सॉफ्टवेयर नहीं रख रखा, मेरे पास केवल जेवीएम है और मैंने जेवीएम इंस्टॉल कर रखा है। और किसका जेवीएम है, विंडो। बच्चों ये मैक का जेवीएम है, ये लिनक्स का जेवीएम है। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये जेवीएम जो है वो इसको लेके एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब एक बार बताइए, ये चाहे कहीं भी बनाओ, क्या बाइट कोड, चाहे कोई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेवलप हुआ हो, ये बाइट कोड जो डेवलप हुआ, ये एग्जीक्यूट कोड नहीं है, ये बाइट कोड। अब ये बाइट कोड अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसका एग्जीक्यूट कोड बनेगा, और अगर इसमें डालूंगा तो इसका एग्जीक्यूट कोड बनेगा, और इसमें डालूंगा तो इसका एग्जीक्यूट कोड बनेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर लो बच्चों। इसको रन करना कहते हैं, और रन करने के लिए आपको क्या लिखना है, जावा और क्लास का नेम जावा ए, बस बहुत है। ये रन करने का संकेत है, ये किसका संकेत है, ये रन करने का संकेत है। अच्छा ये क्या है, ये बच्चों बाइट कोड को बताता है। ये जो जावा सी के आगे लिख रखा है, ये कंपाइल का संकेत है, ये बता रहा है कि कंपाइल हो रहा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। और सोर्स कोड है तो a.java। बच्चों मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया होगा कि जावा इंडिपेंडेंट कैसे, बच्चों मशीन इंडिपेंडेंट कैसे, क्लियर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, कौन बच्चों, जावा। वापस जावा में जेडीके यूज करते हैं, पूरा किट जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। बच्चों उससे क्या होगा, उससे आपने प्रोग्राम डेवलप कर लिया। अब ये जो प्रोग्राम डेवलप किया बच्चों, ये जो प्रोग्राम डेवलप किया, इसको कंपाइल करवा दिया जाता है, कंपाइल करवा दिया, कंपाइल करके बाइट कोड बना। अब ये जो बाइट कोड है, जिस मशीन के ऊपर चलाना है उस सॉफ्टवेयर का बाइट कोड चलाना है। बच्चों याद रखना, हर एक मशीन का जो जेवीएम है वो अपन इंस्टॉल करके रखते हैं। तो बच्चों उस बाइट कोड को वो मशीन अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कोड में चेंज कर देती है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बाइट कोड हर मशीन के ऊपर चल जाएगा। बच्चों अलग अलग आंसर भी नहीं देगा, एक जैसा आंसर देगा। क्लियर है बच्चों। हाँ, बाइट कोड से पहले का जो डेवलपमेंट होता है वो जेडीके में होता है। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ, अगर मैं डेवलपर नहीं हूँ तो मैं जेवीएम यूज करूंगा, मेरे को जेडीके यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को यूज करना है, उसको चलाना है। जो बाइट कोड मिलते हैं उनको चलाना होता है। जो बाइट कोड होते हैं मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। बच्चों याद रखना, जेवीएम होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग होते हैं। जैसे ही मैं जेवीएम के अंदर वो बाइट कोड डालूंगा, वो नेटिव कोड या एग्जीक्यूट कोड में कन्वर्ट हो जाए और चल जाए। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए
क्या ये पूरा खेल क्लियर है? इस तरीके से जावा काम करता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो आज मैंने बताया प्रोग्रामर में, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जेडीके की फुल फॉर्म पूछ ले, जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई की फुल फॉर्म पूछ ले, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जेआईटी की फुल फॉर्म पूछ ले, जस्ट इन टाइम। बच्चों क्लियर? और इसके अलावा जेवीएम की फुल फॉर्म पूछ ले, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम इनपुट में क्या लेता है, तो बाइट कोड लेता है। जेवीएम आउटपुट में क्या देता है, तो नेटिव कोड या एग्जीक्यूट कोड देता है। जेडीके इनपुट में क्या लेता है, तो जेडीके इनपुट के अंदर जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका डेटा लेता है। और आउटपुट में क्या देता है, तो जेडीके जो आउटपुट के अंदर देता है वो बाइट कोड देता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये उठता है, रन कराने के लिए क्या करते हैं, तो जावा के कंपाइलर में लेके जाते हैं। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है, तो जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी। तो जेवीएम क्या है, तो जेवीएम इंटरप्रेटर है। तो ये पूछे जेवीएम क्या है, तो जेवीएम इंटरप्रेटर होता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? जेवीएम इंटरप्रेटर होता है। और जावा के कंपाइलर का नाम क्या है, तो जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी। अच्छा, जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए कोड कैसे लिखते हैं, तो बच्चों जावा सी और फिर आगे जो फाइल ए डॉट जावा। बच्चों क्लियर? जावा सी ए डॉट जावा। तो इससे क्या होता है, इससे फाइल कंपाइल हो जाती है। कंपाइल होके कौन से कोड बनते हैं, बाइट कोड बनते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि ये बाइट कोड है, उसका एक्सटेंशन देख के पहचानोगे। क्लास का नेम डॉट क्लास। बच्चों क्लियर? क्लास का नेम डॉट क्लास, या फाइल का नेम डॉट क्लास। जावा में फाइल का नाम क्या होता है, तो जो मेन फंक्शन होता है उसी का नेम फाइल का नेम होता है। बच्चों यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा? जो मेन फंक्शन होता है उसी का नेम जो होता है, जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है, सुन लीजिए, जो मेन फंक्शन होता